कि भविष्य में आपके वोट डालने के अधिकार का क्या होगा। क्या कोरोना वायरस के बाद भारत की राजनीति का वर्तमान स्वरूप कायम रह पाएगा? क्या बड़े बड़े नेता लाखों लोगों की भीड़ के सामने फिर से रैलियां कर पाएंगे या फिर सारा चुनाव प्रचार डिजिटल हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप पहले की तरह लंबी लंबी लाइनों में लगकर वोट डाल पाएंगे या फिर सोशल डिस्टेंसिंग राजनीति और चुनाव की परंपराओं को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? आज हम आंकड़ों और तथ्यों की मदद से भविष्य की राजनीति का विश्लेषण करेंगे। अगले एक साल में भारत के 6 राज्यों में चुनाव होंगे, जिनमें करीब 25 करोड़ लोग वोट डालेंगे और हो सकता है इस दौरान चुनाव प्रचार की नींव जनसंपर्क की बजाय कम संपर्क के सिद्धांत पर रखी जाए। इसलिए आज डीएनए में आपको भविष्य की राजनीति के दर्शन करने चाहिए। कोरोना वायरस के दौर में सबके मन में सिर्फ मृत्यु का ही डर है। अपने जीवन काल में पहली बार हम सब एक साथ मृत्यु को इतने करीब से देख रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक और डॉक्टर दशकों से मृत्यु से लड़ रहे हैं और यही वजह है कि 150 वर्ष पहले तक औसतन 40 वर्ष जीने वाला इंसान आज औसतन 72 से 80 वर्ष तक जीवित रहता है। यानी विपदाओं और महामारियों के बावजूद इंसान मृत्यु को टालने में काफी हद तक सफल रहा है। मृत्यु की व्याख्या पहले सिर्फ धर्मगुरु किया करते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक लैब्स में इसका विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए आज हम तथ्यों और आंकड़ों की मदद से ये समझेंगे कि क्या आत्मा की तरह शरीर को भी अमर बनाया जा सकता है। मृत्यु सिर्फ किसी मनुष्य का शरीर छीनती है, लेकिन बेईमानी आत्मा की मृत्यु का कारण बनती है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के तमाम जो काम है बड़े बड़े, वो काम करने का तरीका बदल गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग अब अपने घरों से काम कर रहे हैं, छात्र घर से ही क्लासेस अपनी ले रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं, शादियां भी ऑनलाइन होने लगी हैं और यहां तक कि अब लोग प्रार्थनाएं भी, दुआएं भी मंदिर और मस्जिदों में जाकर नहीं बल्कि घरों में बैठकर कर रहे हैं। लेकिन ये सब तब तक अधूरा है जब तक आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ये काम नहीं करेंगे। कैसे पता चलेगा कि जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि जब आप ऑनलाइन परीक्षा घर में बैठकर दे रहे हैं तो आप बेईमानी से दे रहे हैं या ईमानदारी से? बेईमानी से किए गए काम, नकल से पास की गई परीक्षा और धोखे की नींव पर खड़े रिश्ते व्यक्ति, परिवार, समाज और देश की आत्मा को मार डालते हैं। इसलिए आज हम आपको डीएनए की ईमानदारी वाली पाठशाला में लेकर चलेंगे, क्योंकि अब जो नया लाइफस्टाइल आपका आने वाला है उसमें आप तमाम बदलाव करने के बाद भी अगर आपने ईमानदारी को नहीं अपनाया तो ये सब कुछ फेल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2411 नए मामले आए हैं, जबकि संक्रमण से 71 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना के कुल 37,776 केस हो गए हैं। अब तक कोरोना के संक्रमण से 1,223 लोगों की मौत हुई है। इलाज के बाद कोरोना के 10,018 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के 26,535 एक्टिव मामले हैं। दिल्ली के कापसेड़ा इलाके की एक बिल्डिंग में 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्डिंग में रहने वाला एक शख्स 18 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद 40 लोगों का टेस्ट किया गया। इस पूरी इमारत को सील कर दिया गया है। दिल्ली और नोएडा में तैनात सीआरपीएफ के 70 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 122 सीआरपीएफ जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,738 पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक 61 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,167 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। दिल्ली के खजूरी खास पुलिस स्टेशन में 2 पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ बैरक में रह रहे 4 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये शिक्षक लोगों में खाना बांटने का काम कर रहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री की सुरक्षा में तैनात 3 पुलिस वालों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या का एक आरोपी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ के गुरुद्वारे में कोरोना के 20 पॉजिटिव पाए गए हैं। नांदेड़ से लौटकर पंजाब गए 3,500 श्रद्धालुओं में से करीब 200 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। महाराष्ट्र में 11,506 कोरोना संक्रमित हैं। कुल 485 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 4,721 लोग संक्रमित हैं। अब तक 236 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,719 है। 145 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 2,666 संक्रमित हैं, जबकि 62 लोगों की मौत हो चुकी है।
वहीं तमिलनाडु में 2526 संक्रमित और अब तक 28 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2455 मरीज हैं। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के बस्ती जिले में महाराष्ट्र से लौटे 7 मजदूर भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पंजाब के जालंधर में एक कार सवार ने एएसआई को कुचलने की कोशिश की। लॉकडाउन में चेकिंग के लिए रुकने का इशारा करने पर कार सवार ने रफ्तार कम नहीं की। एएसआई ने कार के बोनेट पर चढ़कर अपनी जान बचाई। मुंबई के कुर्ला इलाके में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस के साथ भीड़ ने बदसलूकी की। गुजरात के राजकोट में लॉकडाउन के बावजूद एक स्कूल में क्वेश्चन पेपर देने के लिए 100 से ज्यादा छात्रों को बुलाया गया। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान यात्रा कर रहे 18 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। ये लोग सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर टैंक के अंदर छिपकर महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लोगों को मुफ्त में साबुन बांटने के दौरान भीड़ जमा हो गई। यूपी के सहारनपुर में लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हुए। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के तरन तारण में कर्फ्यू में ढील देने के बाद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर खरीदारी की। लॉकडाउन 3.0 को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के तहत ऑरेंज और ग्रीन जोन में सैलून खोलने की इजाजत होगी। साथ ही कुछ शर्तों के साथ ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने देश भर में बार बार लॉकडाउन बढ़ाने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या ये आखिरी लॉकडाउन है या आगे लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 5 भी आने वाला है। लॉकडाउन 4.0 व लॉकडाउन 5.0 भी आने वाला है। कल सेना पूरे देश में कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तीनों सेनाओं ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया कहने के लिए इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेंगे तो आर्मी बैंड भी परफॉर्म करेगा। दिल्ली में एम्स, कैन बोर्ड हॉस्पिटल और नरेला हॉस्पिटल समेत कई बड़े अस्पतालों में सेना डॉक्टरों के सम्मान में फ्लाई पास्ट और दूसरे कार्यक्रम करेगी। दिल्ली में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों से नेशनल पुलिस मेमोरियल के साथ ही सभी अस्पतालों में फूल भी बरसाए जाएंगे। नौसेना भी मुंबई और गोवा में कोरोना योद्धाओं को शुक्रिया कहेगी। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर 5 नौसैनिक जहाज तैनात होंगे, जिस पर कोरोना वॉरियर्स को भारत का सलाम बैनर लगा रहेगा। लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों की अपने अपने राज्यों में वापसी होने लगी है। तेलंगाना में फंसे झारखंड के 1300 मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से राज्य के हटिया स्टेशन पहुंचे। राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाले झारखंड के 1200 छात्र स्पेशल ट्रेन से हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचे। महाराष्ट्र के नासिक से मध्य प्रदेश के मजदूर भी भोपाल पहुंच चुके हैं। सूरत में ओडिशा जाने के लिए सैकड़ों मजदूर रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। जयपुर से मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई। रेलवे कर्मचारियों और आरपीएफ जवानों ने ताली बजाकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन को विदाई दी। कई जगहों पर मजदूर बस और ट्रकों के जरिए अपने राज्यों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के अरवल्ली जिले के बॉर्डर पर हजारों मजदूर इकट्ठा हुए। बनासकांठा में भी राजस्थान जाने के लिए मजदूर बड़ी संख्या में बॉर्डर पर पहुंच गए। कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों तक फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहम बैठक की। बैठक में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई, जिनमें कृषि उत्पाद में लागत घटाने, ई-नैम प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को सही दाम दिलवाने, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक क्रेडिट कार्ड पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बैठक में कृषि क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया। कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखना। पूरी दुनिया में हुए अलग अलग वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि ये दूरी हमें आने वाले लंबे समय तक बनाकर रखनी होगी, यानी ये वायरस हमारे सभी सामाजिक पैमानों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक मेल जोल बढ़ाना बहुत पसंद है। लोग जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो वो ज्यादा संगठित महसूस करते हैं और संगठन की यही शक्ति राजनीति का भी आधार है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और इसी जनता तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां करती हैं, भीड़ जुटाती हैं, घर घर जाकर प्रचार करती हैं और इसी प्रक्रिया के तहत पार्टियों का जनाधार मजबूत होता है। लेकिन क्या कोरोना वायरस के बाद राजनीतिक पार्टियां इस जनशक्ति का इस्तेमाल ऐसे ही कर पाएंगी? क्या लाखों लोग एक नेता का भाषण सुनने के लिए दोबारा एक जगह पर रैलियों में इकट्ठा हो पाएंगे?
क्या राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे ही चुनाव प्रचार करेंगे जैसे आजकल करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कोरोना वायरस के बाद भारत के 90 करोड़ मतदाता पहले की तरह एक ही दिन में लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपना प्रतिनिधि चुन पाएंगे, या फिर इस वायरस की वजह से भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में राजनीति के पारंपरिक तौर तरीके हमेशा के लिए बदल जाएंगे? आज हम इसी से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करीब 2 महीने पुरानी एक तस्वीर से करना चाहते हैं। यह तस्वीर इसी साल फरवरी में गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में आयोजित एक रैली की है। यह रैली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में आयोजित की गई थी और इस रैली में करीब 1.25 लाख लोग आए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तब यह माना था कि उन्होंने अपने जीवन में एक साथ इतने लोगों की भीड़ कभी नहीं देखी। और ट्रंप ने भारत से वापस लौटकर जब अपने देश में एक चुनावी रैली की तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैंने भारत में लाखों लोगों को एक साथ एक रैली में देखा, जिसके बाद 15-20 हजार लोगों की यह भीड़ देखकर अब उन्हें कोई उत्साह नहीं होता। अब यह भीड़ उन्हें बहुत छोटी लगती है। आप सबसे पहले ट्रंप का यह पुराना बयान सुनिए। India, I hate to say this to you, but so they actually have 129,000 seat stadium. Did you see it? The place was packed. And they did better than most. They gave me credit for 100,000. That was not bad. It's 129. The stadium holds 100. They had a field that's about 3 times. It's cricket. It's the biggest stadium. And they had 129. I was with the Prime Minister of India, Modi, great guy, loved by the people of India. And we had an amazing thing. And I went in, and here's the problem. This is a big crowd. And normally I like talking about my crowds because I get crowds like nobody. But I just got back from 140 or 50 or 60,000 people. And now I'm coming here. What does this place hold? 15? It's hard to be enthused. You understand that? I may never be excited again about a crowd after going to India. तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत में इतनी विशाल भीड़ देखने के बाद अब उन्हें 15-20 हजार लोगों की भीड़ कभी भी उत्साहित नहीं करेगी। ट्रंप बड़े किस्मत वाले थे जो उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी बड़ी रैली को संबोधित करने का अवसर उन्हें मिला, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद शायद ही किसी रैली में इतने लोग एक साथ शामिल कहीं पर भी पूरी दुनिया में हो पाएंगे। तो ट्रंप की किस्मत अच्छी रही कि वो कोरोना वायरस के फैलने से पहले ही भारत आ गए और उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतनी विशाल भीड़ अपने स्वागत के लिए देख ली। अमेरिका में इस साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका में वोटर्स की संख्या करीब 16 करोड़ है, जबकि इस साल के अंत में और अगले साल की शुरुआत में हमारे देश भारत में भी 6 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और ये राज्य हैं बिहार, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी। और इन चुनावों में करीब करीब 25 करोड़ वोटर्स वोट डालने जाएंगे। यह अमेरिका की कुल आबादी का करीब 78% है। लेकिन अब इन करोड़ों वोटर्स तक पहुंचना भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ी चुनौती होगा। कोरोना वायरस के बाद रैलियों में लाखों की संख्या में लोगों को बुलाना लगभग असंभव हो जाएगा। इस वर्ष सितंबर और अक्टूबर के महीने में बिहार में चुनाव होने की संभावना है, जहां वोटर्स की संख्या करीब 7 करोड़ है। लेकिन हो सकता है कि इस बार चुनावों में लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता में सोशल डिस्टेंसिंग का एक नया नियम जुड़ जाए, जिसके तहत या तो रैलियां, रोड शो और नुक्कड़ सभाएं शायद होंगी ही नहीं, या फिर इनमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यानी ये चुनाव पहले जैसे नहीं होंगे। अगर हुए तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 70 वर्षों के इतिहास में पहली बार और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के 124 वर्षों के इतिहास में शायद पहली बार नेताओं को जनता तक पहुंचने के लिए रैलियों और रोड शोज के अलावा दूसरे विकल्प अब अपनाने होंगे। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको 3 तस्वीरें देखनी चाहिए। पहली तस्वीर अमेरिका में 1897 में राष्ट्रपति बनने वाले विलियम मैकिनले की है। कहा जाता है कि आधुनिक इतिहास में बड़े पैमाने पर जनसभाएं करने की शुरुआत विलियम मैकिनले ने ही अपने चुनाव प्रचार के दौरान की थी। दूसरी तस्वीर विलियम ग्लैडस्टोन की है। विलियम ग्लैडस्टोन वर्ष 1892 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे और कहा जाता है कि आधुनिक इतिहास में चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच जाकर भाषण देने की परंपरा की शुरुआत उन्होंने ही की थी। और तीसरी तस्वीर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की है।
ये तस्वीर वर्ष 1951-52 के दौरान पंजाब में हुई एक चुनावी रैली की है। ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि पिछले कई दशकों में दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। युद्ध लड़ने के तरीके बदल गए, कामकाज के तरीके बदल गए, सफर करने का तरीका बदल गया, लेकिन जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार करने का तरीका अभी तक नहीं बदला है। लोग तब से लेकर अब तक इसी तरीके को अपनाए हुए हैं और जो नेता जितना लोकप्रिय है उसका भाषण सुनने के लिए उतनी ही बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन अब शायद इतिहास में पहली बार जन संवाद का यह तरीका भी हमेशा के लिए बदलने वाला है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 142 चुनावी रैलियां की थीं। इसके लिए उन्होंने करीब 1.5 लाख किलोमीटर का सफर किया था और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1.5 करोड़ लोगों को सीधे अपनी रैलियों के जरिए संबोधित किया था। 2014 में उनका स्केल और भी बड़ा था। 2014 का चुनाव प्रचार आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव प्रचार था, जिसमें अकेले प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 5,827 रैलियों, अलग अलग कार्यक्रमों, 3D रैली और चाय पर चर्चा जैसे कार्यक्रमों को संबोधित किया था। लेकिन वर्ष 2020 में इन सभी प्रथाओं को बदलने वाला साल ये साबित हो सकता है। कोरोना वायरस की वजह से अब नेता भी भीड़ के बीच जाने से परहेज करेंगे और लोग भी शायद नेताओं का भाषण सुनने के नाम पर अपनी जान खतरे में न डालना चाहें। हालांकि दक्षिण कोरिया जैसे देश ने कोरोना वायरस के बीच ही अपने यहां पर आम चुनाव करवाए हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया में वोटर्स की संख्या 4.5 करोड़ है, यानी बिहार के वोटर्स की संख्या से भी करीब आधी। हैरानी की बात यह है कि दक्षिण कोरिया की कुल आबादी करीब 5.25 करोड़ है, यानी दक्षिण कोरिया की करीब 80% आबादी के पास वोट डालने का अधिकार है। दक्षिण कोरिया में वोटिंग से पहले सभी पोलिंग बूथ्स को सैनिटाइज किया गया था। वोटर्स के शरीर का तापमान चेक किया गया और जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए उन्हें वोट डालने के बाद सीधे टेस्ट के लिए भेज दिया गया। भारत का चुनाव आयोग भी दक्षिण कोरिया के मॉडल का विश्लेषण कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि भारत में सब कुछ संभव है? 90 करोड़ वोटर्स के साथ ये सब कुछ किया जा सकता है? फिर भी भारत में करोड़ों वोटर्स से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बहुत मुश्किल काम होगा। तो सवाल यह है कि फिर चुनावों में क्या होगा? इसका एकमात्र विकल्प यह है कि जिस तरह आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और सामान की होम डिलीवरी कराते हैं, ठीक उसी तरह चुनाव प्रचार की भी इसके बाद होम डिलीवरी होने लगेगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन कैंपेन्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव प्रचार के दौरान डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी बढ़ा है, लेकिन अब चुनाव प्रचार को पूरी तरह इन्हीं टेक्नोलॉजीज के हवाले कर देना होगा और कोई रास्ता है ही नहीं। वर्ष 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार में भी डेटा का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ था और ब्रिटेन की एक कंपनी, आपने नाम सुना होगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका पर यह आरोप भी लगा था कि उसने करोड़ों वोटर्स के डेटा का इस्तेमाल करके उन्हें प्रभावित किया था। फेसबुक पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे थे। 2017 में ब्रिटेन के आम चुनावों में भी लेबर पार्टी ने टेक्नोलॉजी की मदद से वोटरों के रुझान का पता लगाने की कोशिश की थी और 2016 में ही जब ब्रिटेन में ब्रेक्सिट यानी ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन छोड़ने के मुद्दे पर वोट डाले गए, तब भी टेक्नोलॉजी की मदद से मतदाताओं को प्रभावित किया गया था। एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान मतदाताओं को यूरोपियन यूनियन छोड़ने के पक्ष में करीब 100 करोड़ विज्ञापन दिखाए गए थे। कई देशों में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां तो अब प्रचारकों की जगह डेटा साइंटिस्ट की भर्ती कर रही हैं। अब भी दुनिया की राजनीतिक पार्टियां फेसबुक की लोकालाइक सर्विस का इस्तेमाल कर रही हैं। इस सर्विस के जरिए पार्टियां भविष्य के उन मतदाताओं का पता लगा सकती हैं जिनके विचार, जिनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा पार्टी का समर्थन करने वालों से मिलते जुलती हैं। भारत में राजनीतिक पार्टियों को वोटर्स के डेटा का इस्तेमाल करना होगा और हो सकता है कि ये मतदाता भविष्य में अपना मत जो है वो डेटा के आधार पर ही डालने लगे और मतदाता की बजाय, आज आप हिंदी में इन्हें मतदाता कहते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में आप इन्हें मत डेटा कहने लगें, जिनके डेटा से उनका मत पहचाना जा सकता है। इसके अलावा भविष्य के चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जबरदस्त प्रयोग हो सकता है। आज आप जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस प्रयोग करते हैं, जो भी आपके पास है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, टैब्स हो, लैपटॉप हो, वो आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताने में सक्षम है।
कई बार तो ये कहते हैं, आपने भी शायद देखा होगा, आपका जो स्मार्टफोन है असल में वो आपकी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है, आप ही का दूसरा रूप है। अगर कोई आपसे ना मिले और आपका मोबाइल फोन उसके पास चला जाए तो उसे आपके बारे में सब कुछ पता चलेगा। आपकी लोकेशन, आपके विचार, आपकी आदतें, यहां तक कि आपके स्वास्थ्य के बारे में भी बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है अगर आपका स्मार्टफोन किसी के हाथ लग जाए या आपका डेटा किसी के हाथ लग जाए। मान लीजिए आपने अपने हाथ में एक स्मार्ट वॉच पहनकर रखी है या फिर एक फिटनेस बैंड आपने पहनकर रखा है और इस दौरान आप किसी नेता का भाषण सुनते रहे, तो ये स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड ये पता लगाने में सक्षम होगा कि आपको उस नेता का भाषण सुनकर खुशी हो रही है या आपको क्रोध आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी भावनाओं को पढ़ने में ज्यादा सक्षम हो जाएंगे और हो सकता है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही भविष्य में स्टार प्रचारकों की जगह ले ले। चुनाव प्रचार के लिए नेताओं को रैलियों करने की जरूरत इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि सारी प्रचार सामग्री आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जा सकती है और इसके लिए आपको किसी बड़े मैदान में तपती हुई धूप में भूखे पेट खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। अब राजनीतिक पार्टियां भी मानने लगी हैं कि मतदाता वोट देने का मन अपने घर के लिविंग रूम में नहीं बल्कि अपने मोबाइल फोन को देखते हुए ही बना लेते हैं। वो अपना मोबाइल फोन देखते हुए ही ये तय कर लेते हैं कि उनका वोट किसे जाएगा, यानी आपका मोबाइल फोन ही चुनावी रैलियों का मैदान बन जाएगा। 2017 में हुई एक स्टडी के मुताबिक एक फेसबुक लाइक भी ये बताने में सक्षम है कि वोटर का रुझान किस तरफ है। यह भी हो सकता है कि स्थानीय नेता आपके घर आकर वोट मांगने के बजाय इंटरनेट पर चैटबॉट यानी बातचीत करने वाले रोबोट के जरिए आपसे वोट मांगे। ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने वालों की कंपनियां चैटबॉट का इस्तेमाल करती हैं। चैटबॉट से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और रोबोट मशीन लर्निंग के आधार पर आपके सवालों का जवाब देता है। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण भी शायद ऑनलाइन ही पूरा करना होगा, यानी लोगों को अपना वोट डालने के लिए घर से बाहर जाकर लाइनों में लगने की जरूरत शायद ना पड़े। लोग ऑनलाइन ही किसी मोबाइल फोन एप्लीकेशन की मदद से अपना वोट शायद डाल पाएं। ऐसा भविष्य में संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका चेहरा पहचानने में सक्षम होगा और इसी के जरिए आपसे ऑनलाइन वोटिंग भी करा ली जाएगी। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा जब आप टेलीविजन पर कोई रियलिटी शो देखते हैं, और बहुत सारे रियलिटी शोज ऐसे होते हैं जिसमें ऑनलाइन वोटिंग करनी होती है, आप ऑनलाइन वोटिंग करते ही हैं। हमारे न्यूज चैनल्स पर बहुत बार ऐसा होता है जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है और आप हाँ या ना में ऑनलाइन वोटिंग करते हैं अपने मोबाइल फोन के जरिए, तो फिर चुनाव भी ऐसे ही कराए जा सकते हैं। यानी आने वाले समय में चुनावी रैलियां और रोड शोज बीते जमाने की बात बन जाएंगे। लेकिन सिर्फ चुनाव के तरीके ही नहीं बदलेंगे बल्कि फिर चुनावों के मुद्दों को भी बदलना पड़ेगा। पार्टियों के घोषणा पत्र भी अब कोरोना वायरस के बाद की स्थितियों को देखते हुए लिखे जाएंगे, बनाए जाएंगे। संभव है कि मैनिफेस्टोज में स्वास्थ्य, आपकी सेहत सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए। घोषणा पत्र में पार्टियों को बताना पड़ेगा कि कोई महामारी फैलने की स्थिति में वो आपके लिए क्या करेंगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए उनके पास कौन सी नई योजना है। यह भी संभव है कि कोरोना वायरस के बाद स्थानीय नेता ज्यादा मजबूती से उभर कर सामने आए, क्योंकि अपने क्षेत्र की जनता की जरूरतें और समस्याएं स्थानीय नेताओं को सबसे अच्छे तरीके से पता होती हैं। लेकिन अगर चुनाव प्रचार सीमित होगा तो नए नेताओं को इससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि संकट के समय जनता नए लोगों पर दांव लगाना बहुत पसंद नहीं करती। वो पुराने लोगों पर विश्वास करना पसंद करती है जिनको वर्षों से जानती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब शायद लोग जात पात और धर्म के आधार पर वोट डालने से बचेंगे, क्योंकि इस संकट से देश की हर जाति और हर उम्र का व्यक्ति प्रभावित हुआ है। सब लोगों को समझ में आ गया कि कोरोना वायरस सबको बराबरी से मार रहा है, चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, या फिर आप अमीर हों या गरीब हों, किसी भी राज्य के हों। कोरोना वायरस के लिए सब बराबर है। सब यही चाहेंगे कि उनका नेता जाति और धर्म की बात करने के बजाय उनके स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की बात करे, क्योंकि लोगों के दिमाग में इस बार जो बात आई है वो ये, पहली बात अपनी जान कैसे बचाएं और दूसरी बात अपना जहान कैसे बचाएं। मतलब पहले अपनी जान बचा लें और उसके बाद अपनी जेब बचाएं।
जेब बचाना भी बहुत जरूरी है। हालांकि इस महामारी ने समाज को अमीर और गरीब में जरूर बांट दिया है, क्योंकि अमीरों की तुलना में गरीबों के लिए जीवन पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। आपने भी देखा होगा, जो गरीब हैं, जिनके पास अपने घर नहीं है, जो मजदूरी करने वाला आदमी है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वो अब तक अपने घर नहीं पहुंच पाया है। इसलिए जितने भी लोग इस समय मजदूर क्लास के जो लोग हैं, जो मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और अभी भी वो अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, वो सारे लोग अब एक दूसरे की जातियों को भूल चुके हैं। वो ये भूल चुके हैं कि उनके साथ में जो आदमी बैठा है वो किस राज्य का है, किस जाति का है। ये सारे लोग एकजुट हो गए हैं, अपनी जातियों को भूल चुके हैं और अब इनकी एक ही जाति है और वो जाति है गरीबी। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में गरीबों के हितों का ध्यान रखने वाला नेता ही सबसे बड़ा जन नेता बनकर उभरे और गरीबी ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगी और गरीबी ही सबसे बड़ी जाति बन जाएगी। लोग अपनी जातियों और धर्म छोड़कर इस बड़े धर्म के में विलीन हो जाएंगे और लोगों को बस ये लगेगा कि जो नेता उन्हें इस गरीबी से निकालेगा वो उसी को वोट देंगे, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। इतना ही नहीं, नेताओं को ऐसी महामारियों से लड़ने के लिए नई संस्थाएं बनाने की घोषणा करनी पड़ेगी। ये संस्थाएं उन देशों पर भी कार्रवाई करने में सक्षम होनी चाहिए जिन पर ऐसे वायरस जानबूझकर फैलाने के आरोप हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, दुनिया भर के देश आज चीन के सामने बिल्कुल असहाय लगते हैं। पूरे दुनिया में एक भी संस्था अभी ऐसी नहीं बची जो चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। तो क्या ऐसी कोई संस्था बनेगी? राजनीति की तरह खेल की दुनिया भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। फुटबॉल और क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेलों के दौरान स्टेडियम्स खचाखच भरे रहते हैं। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन आने वाले समय में ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। टीमें स्टेडियम में खेलेंगी तो जरूर, लेकिन वहां दर्शक नहीं होंगे। दर्शक या तो अपने टेलीविजन पर या अपने मोबाइल फोन पर या टैब्स पर या वर्चुअल रियलिटी की मदद से अपना पसंदीदा खेल देख पाएंगे। यानी ये महामारी राजनीति के खिलाड़ियों से लेकर असली खिलाड़ियों तक का जीवन हमेशा के लिए बदल देगी। इसलिए अगर आप आईपीएल के बारे में सोचते हैं तो हो सकता है अगली बार जब आप आईपीएल देखेंगे तो आप स्टेडियम में जाकर ना देख पाएं और आपको स्टेडियम में खचाखच भीड़ की जो शोर होता है वहां पर, वो आपको देखने को अब ना मिले और सुनने को ना मिले। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज़ का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म के साथ ही मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। मृत्यु ही शाश्वत सत्य है और इसे टाला नहीं जा सकता। जैसे जैसे आपके जीवन का एक एक दिन बीतता है, वैसे वैसे आप मृत्यु के और करीब पहुंचते जाते हैं। मृत्यु शब्द सुनकर सब डरते हैं और कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। हम हमेशा मृत्यु के बारे में बात करने को टालना चाहते हैं। कल करेंगे इसके बारे में बात, लेकिन कोरोना वायरस के संकट काल में चारों तरफ सिर्फ मृत्यु की ही चर्चा हो रही है। चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपके मन में यह ख्याल जरूर है, क्योंकि अपने जीवन काल में हम सब पहली बार शायद इतने करीब से मृत्यु को देख रहे हैं। इसलिए हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्या इस वायरस से होने वाली मौतों को टाला जा सकता है? क्या मैं इस वायरस से बच पाऊंगा? क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? और सबके सामने अब यही चुनौती है, जिंदा रहने की चुनौती, और सब लोग जीवित रहना चाहते हैं। मृत्यु के पास कोई नहीं जाना चाहता। क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है? क्या यह मान लिया जाए कि अगर मृत्यु को टाला नहीं जा सकता तो जीवन के लिए लड़ने का फिर फायदा क्या है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म में माना जाता है
कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, लेकिन संकट के इस दौर में अब शरीर को भी अमर बनाने की बात हो रही है। तो क्या शरीर को अमर बनाया जा सकता है? यानी मृत्यु के इस भय ने इंसानों की अमर होने की भूख को एक बार फिर से जगा दिया है। सब अमर होना चाहते हैं, और अगर हम आपसे पूछें तो आप भी शायद यही चाहेंगे कि आप भी अमर हो जाएं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इंसानों ने एक हद तक मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पिछली 2 शताब्दियों में इंसानों की औसत आयु 40 साल से बढ़कर 72 वर्ष हो गई है। कुछ विकसित देशों में तो यह औसत आयु 80 वर्ष भी हो चुकी है। यानी आज से 100-150 साल पहले तक ज्यादातर इंसानों की नियति में कम उम्र में ही मर जाना लिखा होता था, जिसे हम अपनी किस्मत मान लेते थे। भगवान को यही मंजूर था, हमारी उम्र इतनी ही लिखी थी। लेकिन आज विज्ञान और तकनीक की बदौलत मानव जाति इस नियति को बदलने में सफल रही है। पहले लोग औसतन 40 वर्ष जिया करते थे, और अब लोग ऐसा मानते हैं कि 40 साल के बाद तो असली जीवन शुरू होता है। तो क्या यह भी संभव है कि कभी इंसान ये कहने लगे कि 72 और 80 वर्ष की औसत आयु को आने वाले वर्षों में 150-200 वर्ष तक हम ले जाएं, और फिर उसके कुछ वर्षों के बाद इंसान अमरता का वरदान हासिल कर ले, अमर हो जाए? गूगल वेंचर्स की शुरुआत करने वाले अमेरिकी उद्योगपति बिल मैरिस ने कुछ वर्ष पहले दावा किया था कि विज्ञान और तकनीक की बदौलत इंसान कम से कम 500 वर्षों तक जीवित रह सकता है। वर्ष 2013 में इस दिशा में काम करने वाली कंपनी कैलिको की स्थापना की गई। यह कंपनी दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनियों और मेडिकल संस्थानों के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिसका उद्देश्य इंसानों की उम्र को बढ़ाना है। यह कंपनी 19,000 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ इंसानों की उम्र बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। अमेरिकी आविष्कारक और उद्योगपति रे कर्जवेल का दावा है कि वर्ष 2045 तक इंसान अपना मस्तिष्क मशीनों में अपलोड करने में सक्षम हो जाएगा। यानी आप शारीरिक रूप से अमर हों या ना हों, लेकिन आज से 25 वर्षों के बाद आपका दिमाग जरूर डिजिटल रूप में अमर हो जाएगा। जैसे आज आप कोई भी डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अपलोड कर सकते हैं, iCloud में उसे सेव कर सकते हैं, ऐसे ही आपके दिमाग का जो डेटा है उसे भी अब से 25 सालों के बाद कहीं ना कहीं स्टोर किया जा सकेगा। यानी शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी आपकी यादों और भावनाओं को हमेशा के लिए स्टोर करके रखना संभव हो जाएगा। अमेरिका के बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग के एक शोध के मुताबिक इंसानों की उम्र को 4 से 5 गुना तक बढ़ाना संभव है। कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु उन लोगों की हो रही है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। लेकिन ग्लोबल एज वॉच इंडेक्स के मुताबिक वर्ष 2050 तक दुनिया की कुल आबादी में 60 वर्ष तक के लोगों की हिस्सेदारी 12% से बढ़कर 21% हो जाएगी। हो सकता है कि तब लोग कहने लगें कि 60 इज द न्यू 40। अभी आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि लाइफ बिगिंस एट 40, लेकिन हो सकता है तब कहने लगें कि लाइफ बिगिंस एट 60। वर्ष 2050 तक पूरी दुनिया में 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की हिस्सेदारी भी 2% से बढ़कर 4% हो जाएगी। यानी महामारियों और दूसरी परेशानियों के बावजूद लोग ज्यादा लंबी उम्र तक जीवित रहने में सफल रहेंगे। शोधकर्ताओं का दावा है कि अगली सदी की शुरुआत तक इंसान के महत्वपूर्ण अंगों को मशीनों और कंप्यूटर्स से बदलना संभव हो पाएगा। यानी अगर किसी इंसान का कोई अंग काम करना बंद कर देगा तो उसकी जगह मशीनें ले लेंगी। प्रसिद्ध लेखक युवल नोआ हरारी अपनी किताब होमो डेयस में लिखते हैं कि धार्मिक लोगों के लिए मृत्यु भले ही ईश्वर द्वारा लिया गया फैसला हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए मृत्यु शरीर में आने वाला एक टेक्निकल ग्लिच है। यानी ये शरीर में आने वाली एक तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसके सामने आने के बाद शरीर का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो मृत्यु होती है इसे हम क्या माने? ये शरीर में आने वाली कोई तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से आपका सिस्टम, आपका इंजन बंद हो गया, या फिर ये भगवान की मर्जी है? युवल नोआ हरारी कहते हैं कि वैज्ञानिक इस टेक्निकल ग्लिच को लैब्स में सही कर सकते हैं, प्रयोगशालाओं में इसे ठीक किया जा सकता है और मृत्यु को टाला जा सकता है, यानी इंसानों को अमर भी बनाया जा सकता है। लैटिन भाषा में होमो का अर्थ होता है मनुष्य और डेयस का अर्थ होता है देवता। यानी युवल नोआ हरारी की पुस्तक का टाइटल भी यह बताता है कि आने वाले दिनों में मनुष्य किसी देवता से कम नहीं होगा। पिछले कुछ दशकों में
टेक्नोलॉजी और साइंस के दम पर हम कई प्राकृतिक आपदाओं को टालने में सफल रहे हैं, गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढ पाए हैं और भुखमरी और गरीबी पर भी हमने काफी हद तक काबू पाया है। उदाहरण के लिए 14वीं शताब्दी में जब पूरी दुनिया में ब्लैक डेथ नाम की महामारी फैली तो लोग इसे ईश्वर का प्रकोप मानते थे। इस महामारी में करीब 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की तब मौत हुई थी। इसके बाद वर्ष 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी पूरी दुनिया में फैली। इस महामारी से भी करोड़ों लोग तब मारे गए थे, लेकिन तब तक महामारियों को लेकर अंधविश्वास कुछ हद तक कम हो चुका था। हालांकि ये तब भी था, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और अखबारों में विज्ञापन देकर तब भी फेस मास्क इस्तेमाल करने की सलाहें दी जा रही थी, लेकिन इस वायरस को लेकर वैज्ञानिक कुछ भी पुख्ता तौर पर कहने की स्थिति में नहीं थे। इसके बाद जब HIV एड्स नाम की महामारी फैली तो इसका जीनोम सीक्वेंस तैयार करने में वर्षों का समय लग गया था। अभी तक भी पूरी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन 2012 में जब मर्स नाम की बीमारी फैलनी शुरू हुई तो भी वैज्ञानिकों ने महीने भर में उसके जीनोम का पता लगा लिया था और इस कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस को तो सिर्फ 3 दिनों में ही तैयार कर लिया गया था। यानी इंसान की न सिर्फ रोगों से लड़ने की क्षमता पहले से बेहतर हुई है, बल्कि कभी देवीय आपदा मानी जाने वाली महामारियों को अब लैब्स में नियंत्रित करना भी संभव हो गया है। पहले मृत्यु जैसे विषयों की व्याख्या सिर्फ पंडित, मौलवी, पादरी और दर्शन शास्त्री ही कर पाते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जीवन के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने लगे हैं। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों पर एक घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र के आर्टिकल 3 के मुताबिक हर इंसान के पास जीवन का अधिकार है, लेकिन यह घोषणा पत्र यह नहीं बताता कि इंसानों के पास जीवन का यह अधिकार कितनी उम्र तक जीने के लिए है। धार्मिक शास्त्र मृत्यु की व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन उसे रोकने या टालने का काम सिर्फ विज्ञान ही कर सकता है और पूरी दुनिया में फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। मृत्यु के बाद आत्मा अपना शरीर वैसे ही बदलती है जैसे आप अपने वस्त्र बदलते हैं। आधुनिक भाषा में आप कह सकते हैं कि शरीर एक मोबाइल फोन की तरह है और आत्मा एक सिम कार्ड की तरह है, जिसके सिग्नल्स मोबाइल फोन से बाहर आने के बाद भी बंद नहीं होते। लेकिन अब शरीर को भी अमर बनाने के प्रयास हो रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है। अगर इंसान इसमें सफल रहा तो फिर अलग अलग धर्मों में दी गई मृत्यु की परिभाषाएं भी हमेशा के लिए बदल जाएंगी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी इंसान बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और इसे ही संसार कहा जाता है। जन्म और मृत्यु के इस बंधन से छूटने का नाम ही मोक्ष है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यह मोक्ष आपको मशीनें ही दिलाने लगे। इस्लाम में भी माना जाता है कि मृत्यु शरीर और आत्मा को अलग कर देती है और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया का सफर शुरू होता है। लेकिन हो सकता है कि विज्ञान ऐसी नौबत अब आने ही ना दे। ईसाई धर्म में भी स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है, जिसके मुताबिक अच्छे कर्म करने वाले लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं और बुरे काम करने वाले नरक में जाते हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में अच्छे और बुरे कर्म करने वाले दोनों ही तरह के लोगों के पास किसी प्रयोगशाला में जाकर खुद को अमर बनाने का विकल्प हो। उन्हें स्वर्ग या नरक में जाने की जरूरत ही ना पड़े, वो सब यहीं रहेंगे। Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now. कि यदि आपको कोई चीज़ बुरी भी लगे और उसकी वजह से बुरी सेंसेशन या अनप्लेजेंट सेंसेशन भी आपकी बॉडी में रिलीज़ हुई हैं, तो उसको कैसे पॉजिटिव रूप में रख के अपने आप को अनहैप्पी ना होने दें, यही प्रश्न था ना आपका। तो ये कोरोना वायरस की महामारी देर सवेर तो खत्म हो ही जाएगी, लेकिन खत्म होने से पहले यह महामारी हमारे जीवन को और जीवन जीने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी और इस बदलाव की शुरुआत आपके जीवन में हो भी चुकी है। इन्हीं बदलावों के साथ आपको अपने अंदर
ईमानदारी का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण भी अब दोबारा से लाना होगा, क्योंकि ईमानदारी के बगैर ये सारे बदलाव सिर्फ एक धोखा साबित होंगे। इसलिए इन सारे बदलावों के पीछे जो मूल भावना है वो ईमानदारी की है। इसलिए और अभी तक आपके साथ ईमानदारी के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। लोग आपसे ये तो कह रहे हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, लेकिन वो लाइफस्टाइल तब कामयाब होगा जब ईमानदारी आएगी। इसलिए आज हम आपको कोरोना वायरस के बाद की दुनिया में ईमानदारी का महत्व समझाना चाहते हैं। अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर कहावत है जिसे आप सब लोग अब भूल चुके हैं, वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी ही सबसे बड़ी और सबसे अच्छी नीति है। लेकिन क्या ये बातें किताबों से बाहर निकलकर कभी हमारे जीवन का हिस्सा बन पाएंगी या बन पाई हैं? आज आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जैसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन ऑनेस्टी की पॉलिसी को हमने सिर्फ किताबों में बंद करके छोड़ दिया है। कभी कभार इम्तिहान में इसका इस्तेमाल हो जाता है। इसे आपको कुछ उदाहरणों और आंकड़ों की मदद से आज हम समझाने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2015 में अर्नस्ट एंड यंग द्वारा किए गए एक सर्वे में भारत की हर 5 में से 3 कंपनियों ने यह माना था कि वो अपनी वित्तीय जानकारियों को गलत तरीके से पेश करती हैं, यानी धोखेबाजी करती हैं। 60% कंपनियों ने अकाउंट्स में की गई इस गड़बड़ी को सही माना, जबकि इन कंपनियों के 66% अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने माना कि उनकी कंपनियां नैतिकता और ईमानदारी का पालन नहीं करती। कई बार लोग सोचते हैं कि बिजनेस करने का पहला तरीका यही है कि आप पूरी तरह से ईमानदार हो ही नहीं सकते, थोड़ी बहुत बेईमानी तो करनी ही पड़ेगी, तभी कंपनियां चलेंगी। 2019 में मैकेफी द्वारा की गई एक सर्वे में 35% भारतीयों ने माना कि उनके साथ ऑनलाइन डिस्काउंट के नाम पर धोखा हुआ है। त्योहारों के मौसम में यह धोखाधड़ी बढ़कर 60% तक हो जाती है। यानी भारत के लोग त्योहारों के पावन अवसर को भी बेईमानी के कारोबार में बदल देते हैं। चाहे आप घर के पास की दुकान से सामान खरीदें या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करें, आप समाज में फैली बेईमानी वाली बीमारी से बच नहीं सकते, मिलावट से बच नहीं सकते, चाहे खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो या कोई और। ऐसे लोग जो दफ्तरों में दिन भर काम करते हैं और दावा करते हैं कि उनका काम उन्हें थका देता है। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग जब घर पहुंचते हो तो कहते हैं आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत काम किया, और उनका ऑफिस उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं देता। सब लोग यही कहते हैं। उन लोगों के लिए भी आज हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। कर्मचारियों के कामकाज पर नजर रखने वाली एक सॉफ्टवेयर कंपनी टाइम डॉक्टर द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक कर्मचारी आपस में गैर जरूरी बातचीत करके ऑफिस टाइमिंग का 14% समय बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद 11% समय की बर्बादी के लिए कामकाज के दौरान कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में आने वाली खराबी जिम्मेदार होती है। कर्मचारी 11% समय मीटिंग्स में गैर जरूरी बहस या बातचीत करके बर्बाद करते हैं, जबकि 9% समय की बर्बादी इंटरनेट सर्फिंग की वजह से होती है। अब मान लीजिए कि कोई कर्मचारी 9 घंटे की शिफ्ट करता है अपनी नौकरी में और वो इन सभी तरीकों से समय की बर्बादी भी करता है, तो वो बहुत मुश्किल से दिन भर में सिर्फ कुछ घंटे ही ईमानदारी से काम कर पाता होगा, क्योंकि इसमें वो चाय पीने के लिए भी जाता है, इस दौरान 9 घंटे की शिफ्ट में वो लंच ब्रेक भी लेता है, और इसके अलावा जो हमने बाकी सारी बातें आपको बताई वो भी होती हैं। तो काम कितने घंटे होता होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। टीम लीज वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस में काम करते हुए ज्यादातर कर्मचारी अपना 32% समय यानी करीब 2.5 घंटे एक दिन में सोशल मीडिया पर बिताते हैं, और इससे प्रोडक्टिविटी में 13% की कमी आती है। इससे ज्यादा भी हो सकती है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के आईटी सेक्टर में काम करने वाले 99.8% कर्मचारी घर से काम करने के लायक ही नहीं है। यानी आईटी सेक्टर में सिर्फ 0.2% कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हुए भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस सर्वे के मुताबिक 95% कर्मचारी कुछ नया सीखना और समझना चाहते ही नहीं है। वो ना तो कुछ नया सीखते हैं, ना कुछ नया समझना चाहते हैं, जबकि 71% कर्मचारियों के पास ना तो कोई योजना है और ना ही उन्हें यह पता है कि वो ऑफिस से दूर रहकर भी ईमानदारी से अपना काम कैसे करेंगे। यह स्थिति तब है जब भारत में सिर्फ आईटी सेक्टर में ही करीब 50 लाख लोग काम करते हैं और भारत की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 8% है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी क्षेत्रों का क्या हाल होगा। एक ईमानदार छात्र ही आगे चलकर ईमानदार व्यापारी बनता है, उद्योगपति बनता है, नेता बनता है या फिर कर्मचारी बनता है। लेकिन भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भी ईमानदारी की बातें सिर्फ किताबों में हैं। वर्ष 2017 में
केसलर इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा किए गए एक सर्वे में 86% छात्रों ने माना था कि उन्होंने अपने स्कूल में किसी न किसी तरीके से नकल की है। 54% छात्रों ने नकल को जायज ठहराया था। नकल करने वाले 97% छात्रों ने माना था कि वो कभी नकल करते हुए पकड़े ही नहीं गए। यानी नकल तो सब करते हैं, पकड़े बहुत थोड़े लोग जाते हैं। और हम समझते हैं कि जो पकड़ा गया उसी ने नकल की है। 76% छात्रों ने किसी दूसरे छात्र के असाइनमेंट का एक एक शब्द कॉपी करने की बात मानी है। 79% छात्रों ने माना है कि उन्होंने अपने असाइनमेंट को इंटरनेट पर मिली जानकारियों को कॉपी पेस्ट करके पूरा किया है, खुद समझकर नहीं किया। 28% छात्रों ने यह भी दावा किया कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए उन्होंने अपनी जगह किसी और को बैठा दिया। 72% छात्रों ने माना कि उन्होंने परीक्षाओं में चीटिंग करने के लिए मोबाइल फोन, टैब्स या लैपटॉप्स का इस्तेमाल किया है। इस सर्वे में शामिल सिर्फ 12% छात्र ऐसे थे जिन्हें नकल करना अनैतिक लगता है, गलत लगता है। सिर्फ 12%। अब आप सोचिए, सिर्फ 12% ईमानदार छात्रों के दम पर नैतिक रूप से सुदृढ़ एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है। सिर्फ दफ्तरों और स्कूल कॉलेजेस में ही नहीं, बल्कि ये बेईमानी हमारे रिश्तों में भी आ गई है। एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के 55% विवाहित पुरुष और महिलाएं जीवन में कम से कम एक बार अपने जीवन साथी को धोखा दे चुके हैं। इस सर्वे में भारत के 48% शादीशुदा लोगों ने यह माना कि अपने जीवन साथी के अलावा किसी और से प्रेम करना गलत नहीं है। लॉकडाउन के दौरान ही रिश्तों की परिभाषा भी अब बदलने लगी है। लोग अब एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं, इसलिए लोगों के बीच द्वंद्व और विवाद भी बढ़ रहे हैं। सड़क हादसे में जान गंवाने का डर हमें हेलमेट लगाने या सीट बेल्ट बांधने के लिए बाध्य नहीं करता, बल्कि ज्यादातर लोग चालान से बचने के लिए ऐसा करते हैं। सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा किए गए एक सर्वे में 10 में से 6 भारतीयों ने यह माना था कि उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बिना टेस्ट दिए ही बनवा लिया था, रिश्वत के आधार पर, रिश्वत देकर। 42% लोगों ने माना था कि वो दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते, जबकि 63% लोगों ने गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट न बांधने की बात स्वीकार की। हो सकता है कि यह आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा हो, क्योंकि चुपचाप किए जाने वाले इन सर्वेज में भी कितने लोग ईमानदारी से सच कहते होंगे, सच बोलते होंगे, यह बताना भी मुश्किल है। अब सवाल यह है, क्या भारत हमेशा से बेईमान लोगों का देश रहा है? इसका जवाब है नहीं। आज से करीब 2300 वर्ष पहले ग्रीस से एक इतिहासकार भारत आया था और इस इतिहासकार का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भारत के लोगों के लिए सत्य और सदाचार बहुत महत्व रखते हैं और ईमानदारी को तो भारत के लोग सबसे बड़ा सद्गुण मानते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा कि उस जमाने में भारत के लोग अपने घरों पर ताला नहीं लगाया करते थे, क्योंकि उन्हें चोरी का कोई डर था ही नहीं। इसी तरह 5वीं शताब्दी में चीन से भारत आए महान बौद्ध संत फैक्सीन ने भी भारत के विषय में लिखा था कि यहाँ के लोगों को बहुत कम मौकों पर ही न्याय मांगने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भारत के लोग नैतिकता का पालन करते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत की सड़कें चोरों और डाकुओं से मुक्त हैं। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीन के दार्शनिक हुएन त्सांग ने भी यह लिखा था कि भारत के लोग अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं और हर काम में ईमानदारी बरतते हैं। प्राचीन भारत में लोग ईमानदार थे, क्योंकि तब कौटिल्य जैसे दार्शनिक ये जानते थे कि भ्रष्टाचार कैसे किसी भी समाज को हमेशा के लिए बीमार कर सकता है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और उनका मानना था कि भ्रष्टाचार तभी फैलता है जब इसे करने के लिए लोगों को कोई प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन आज के दौर में यह प्रलोभन सिर्फ रुपए पैसे का नहीं, आपके सोशल मीडिया पर आने वाले लाइक्स का लालच भी काम में मन न लगने की एक वजह बन सकता है। आज के जमाने में तो लोकप्रियता भी इसी शॉर्टकट से मिलती है। आपको याद रखना है कि कोरोना वायरस के बाद भी एक युग परिवर्तन होगा। जैसे आज हम इतिहास का वर्णन ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म के बाद घटी घटनाओं के आधार पर करते हैं, उसी प्रकार आने वाले समय में हम बीसी यानी बिफोर कोरोना और एसी यानी आफ्टर कोरोना जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है आगे चलकर करें, जिनके जरिए हमें पता चलेगा कि कोरोना से पहले का समाज और कोरोना के बाद का समाज कैसा था। लेकिन एक बात तो तय है और वो ये कि अगर कोरोना वायरस के बाद आपने बेईमानी को अपनाया तो आप शायद मरेंगे तो नहीं, लेकिन आपकी वजह से एक समाज और उसका आप पर विश्वास जरूर मर जाएगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो आपकी मौजूदगी शाश्वत हो जाएगी।
इसलिए जितने भी आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आने वाले हैं, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम की बात कर लें, ऑनलाइन क्लासेस की बात कर लें, फ्री होम डिलीवरी की बात कर लें, सबके पीछे एक ही भाव छुपा है और वो है ईमानदारी। Revolutionary newsman, a no-holds-barred journalist, ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। a decisive editor-in-chief, हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। he battles the war zones, ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। he interviews the Prime Minister, आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए बहुत अच्छा विषय। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 2011 में आज ही के दिन अमेरिका की स्पेशल फोर्स नेवी सील टीम 6 ने दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार दिया था। यह ऑपरेशन 40 मिनट में पूरा हो गया था और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर और इसमें कुल 25 कमांडोज और एक मिलिट्री डॉग शामिल था। यहां खास बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा लाइव देख रहे थे। वर्ष 1952 में आज ही के दिन दुनिया के पहले कमर्शियल जेट प्लेन डी हेविलैंड कॉमेट 1 ने उड़ान भरी थी। पहली बार इस फ्लाइट ने लंदन से जोहान्सबर्ग के बीच उड़ान भरी और इस जेट प्लेन की खासियत थी वाइब्रेशन फ्री फ्लाइट, क्योंकि इसमें यात्रियों को प्रोपेलर से चलने वाले विमान के मुकाबले बहुत शांत और सुखद उड़ान का अनुभव हुआ था। मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1921 में हुआ था। सत्यजीत रे ने 37 फिल्मों का निर्देशन किया और कई उपन्यास भी लिखे। उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं थीं। वो एक संगीतकार और फिल्म समीक्षक भी थे। उनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली थी, जिसे 10 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सत्यजीत रे को ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। वर्ष 1992 में सत्यजीत रे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और फिर वर्ष 1992 में ही उन्हें ऑनरेरी ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। और वर्ष 1519 में आज ही के दिन इटली में महान चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुशिल्पी लियोनार्डो दा विंची का निधन हुआ था। लियोनार्डो दा विंची ने अस्पतालों में मौजूद इंसानों के शवों के जरिए शरीर की संरचना का अध्ययन किया था। इसके आधार पर उनके द्वारा बनाए गए 240 चित्रों और लेखों का संकलन आज भी मौजूद है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा और द लास्ट सपर की रचना भी लियोनार्डो दा विंची ने ही की थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।